अपना पूरा ध्यान आती और जाती सांसों पे बनाए रखें। कोई भी आंखें ना खोले। ब्रह्मांडीय जो कॉस्मिक एनर्जी आप ग्रहण कर रहे हो आज तक, उसे पूरी शरीर में जागरूकता के साथ फैला दीजिए। रहने दीजिए अपने पूरे संपूर्ण शरीर में। महसूस कीजिए कि आपके ब्रह्म रंध्र द्वारा ऐसा कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक फैलती हुई, धीरे धीरे बारिश की बौछारें, पानी की बौछारें धीरे धीरे जैसे बह रही होती है, ऐसे ही एनर्जी आपके शरीर में बह रही है। जागरूकता के साथ बने रहें, आती जाती सांसों के साथ। कोई भी आंखें ना खोले। कोई भी अपने शरीर में कोई अकड़न, एकदम से बैठना है। कोई भी तनाव अपने शरीर में ना रखे। केवल और केवल आती और जाती सांसों पे ध्यान बनाए रखें। अगर मन में कोई विचार आता है तो उसे आने दीजिए, बातें ना करें। और जैसे ही विचार आए तुरंत अपनी नासिका के अग्रभाग पे अपने ध्यान को ले आए। अति रहे, ये संगीत के साथ जाएं। अपने आप को शून्य भाव में ले आए। पूरी जागरूकता से अपनी सांसों पे बने रहे, एक दृष्टा भाव से।
सांसों के साथ बने रहकर ही आप अपनी अंतर यात्रा कर सकते हैं मास्टर। आंखों के साथ अपने अंदर भीतर की यात्रा कीजिए और एक एक सांस को जागरूकता से आते जाते देखिए। इतनी सुंदर तरीके से सांसें आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। अपने आप को जानने का एक ही तरीका है, वो है आपकी सांसें। आंखें बंद करके तीनों क्रॉस लगा के और अपने अंदर अंतर ज्ञान अंतर आत्मा में झांकिए। अंतर दृष्टि जब आपकी बंद आंखें होती हैं तो अंदर की आंखें खुली होती हैं। उन्हीं से आप अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हैं मास्टर। पूरी जागरूकता के साथ आती और जाती सांसों के साथ बने रहें। आती और जाती सांसों के मध्य थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है उसे फील कीजिए। अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट पे ऊर्जा महसूस कीजिए और उनको ऊर्जावान होते हुए देखिए। कोई भी आंखें ना खोले मास्टर।
एक ही सांस आपके जब पसीना छूटे, संपूर्ण दृढ़ता भाव से आती और जाती सांसों के साथ बने रहें।
लास्ट 3 मिनट। बन रहे हैं अपनी सांसों की पूरी जागरूकता से अपनी सांसों के साथ बने रहे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। दृष्टा भाव से देखते रहना है। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। धीरे धीरे मास्टर अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें। अपनी पूरी धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए पूरे शरीर में अपनी चेतना का विस्तार कर दीजिए। पूरी जागरूकता से पूरे शरीर में चेतना फैल चुकी है। अब धीरे से अपने हाथों की उंगलियां खोल और रब करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मास्टर धीरे धीरे दोनों हाथों हथेलियों के बीच में ही दोनों आंखों को खोलिए और एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आए, कोई जल्दबाजी ना करे और एक मधुर मुस्कान के साथ अपने जो आपने अभी ध्यान इतना सुंदर तरीके से ध्यान किया है उसको धन्यवाद देते हुए तालियों के साथ। और मास्टर हमारे बीच में अंजना मैम आ चुकी हैं, तो आइए सब हम अंजना मैम का वेलकम करते हैं। अंजना मैम, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और आइए अपनी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाइए। यस अंजना जी। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। मैं बोलूं, मेरे परिवार से 3 मेंबर आर्मी में हैं, तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि वहां पे खाने के लिए इतने ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। मास्टर सभी अपने आप को म्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। सभी को आत्मवंदन, कोटि कोटि धन्यवाद, पत्री जी का आभार, और आप सभी मास्टर्स इस ध्यान मंच में जुड़ने के लिए, इस ऊर्जा को देने के लिए कोटि कोटि आभार। इन सभी गुरुजनों को अपने याद करते हुए, इस भगवान को याद करते हुए
आज के ज्ञान सत्र पे चलते हैं। तो आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है विशुद्धि चक्र। ये आप कंप्यूटर साउंड बंद करेंगे तो मैं शेयर करूँ स्क्रीन। अच्छा, मैं अपना साउंड बंद कर दूं? हाँ, ओके। दिख रहा है। यस मैम। तो जैसे कि आज का टॉपिक है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र जिसको हम बोलते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका रंग जो है विप की ओर जब हम बोलते हैं तो इंडिगो या आई जो है इसका कलर जो है वो आता है आपका ब्लू कलर ना। थ्रोट चक्र का कलर जो है वो ब्लू है। तो ये कहाँ पर स्थित होता है? विशुद्धि बोलने से गले में स्थित होता है, गले के सेंटर ऑफ द नेक आप कह सकते हैं। तो जहां पे हमारी वाणी का स्रोत होता है ये विशुद्धि चक्र। चक्र क्या होते हैं? चक्र एक एनर्जी पूल होता है या एनर्जी सेंटर होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। तो विशुद्धि चक्र का रंग जो है नीला है, और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। जब आप हम की आवाज करते हैं आपकी विशुद्धि चक्र जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है, और धीरे धीरे इस चक्र की एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इससे संबंधित कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं? वो है आपका थ्रोट, नेक, जॉ, और ये थायराइड ग्रंथि जो है ये पूरी तरह इससे जुड़ी हुई है। तो यही केंद्र है हमारे वार्तालाप करने का या आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि हमारे पास जो वार्तालाप या वर्तनी या वाक क्षेत्र का जो हमें अधिकार मिला है वो इसी ग्रंथि से यहाँ से जुड़ा होता है। यहीं से आप अपने आप की एक आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हैं। यानी कि आप कौन हैं वो आप जान पाते हैं, या किसी को बता पाते हैं कि देखिए किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछना भी इसी ग्रंथि का कार्य है और उत्तर देना भी इसी ग्रंथि का। तो आप अपना नाम बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। तो आप दुनिया को अपने बारे में जो बताते हैं उससे एक अथॉरिटी क्रिएट होती है कि आप कौन है, स्व क्या है, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्वालिटीज निकलती हैं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी। और आप सत्य को बोलते हैं, या सत्य जब उजागर होता है, आप सत्य की परिभाषा को बताते हैं, तो वो भी इसी ग्रंथि से ये होता है। अब जब ये ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो कई लोग बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फ्री पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ट्रॉमा रहता है, जिसके कारण उनका जो ये जो गला है उनको चोक रहता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जैसे बार बार जुकाम होना, गले में खारिश होना, या थायराइड की प्रॉब्लम होना। ये सब ब्लॉकेजेस को दिखाता है। आपको तो सभी पता है कि हम लोग क्या है, ECW, यानी कि हम एक ऊर्जा, चेतना और विजडम, एनर्जी कॉन्शियस विजडम के एक इकाई हैं। यानी कि अगर हमें सूक्ष्म लोक में देखा जाए तो हम एक ऐसी इकाई है जिसमें ऊर्जा भी है, चेतना भी है और बहुत सारा ज्ञान भी है। तो अगर हमें इस चक्र को हील करना है तो हमें कौन कौन सी प्रणालियां अपनानी पड़ेंगी, ये हम आगे देखेंगे। तो आइए जानते हैं हम किस तरह इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या हील कर सकते हैं इस ग्रंथि को। तो विशुद्धि चक्र के लिए कुछ क्रिस्टल्स बताए गए हैं। वो नीले रंग के क्रिस्टल हो सकते हैं, टर्कॉइज ब्लू, इस तरह के क्रिस्टल्स भी आप अपने मेडिटेशन के टाइम पे रख सकते हैं अगर आपको इस थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। दूसरा, आप इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं, है ना, नीला कपड़ा। तो नीला रंग जैसे लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। ये भी विशुद्धि चक्र को एनहांस करता है। और जैसे कि ये गला है तो गले के लिए जो आपके लिए सूदिंग ड्रिंक्स होते हैं, यानी कि गरम गरम सूप पीना, चाय जैसा काढ़ा पीना, जैसे यानी अदरक की चाय जिसमें आप चाय पत्ती ना डालकर किसी तरह का एक काढ़ा बनाए, चाहे वो इलायची डाल के बनाए या अदरक डाल के बनाए, यानी जिनको हम हर्ब्स कहते हैं। तो इस तरह की आप चाय पी सकते हैं, या कुछ भी गर्म जो है वो लिक्विड्स पी सकते हैं, जिससे कि ये चक्र जो है आपको सूदिंग लगेगा। जैसे कई लोग आपने देखा होगा उनको आदत होती है हल्दी वाला दूध पीने की, इससे भी ये चक्र जो है स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि वो गर्म होता है। तो आइए जानते हैं कुछ योगासन।
जिसको हम कहते हैं ना ये यंत्र, ये पूरा जो है हमारा नेक एरिया स्ट्रांग हो जाता है। तो मैंने जैसे जैसे इसमें दिखाए हैं इस तरह के आप योगासना कर सकते हैं, जिसमें है सिंहासन। जब हम जीभ को बाहर निकालते हैं और एक सिंह की पोजीशन बना लेते हैं, तो ये हमारे वोकल कॉर्ड को एक्टिवेट करता है। जो भी संगीतकार होते हैं इस तरह के चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। कैट काउ पोजीशन, जैसे कि ये बिल्ली जैसे देखना, और आप अपनी सांसों को निर्धारित करते हैं तो भी आपका नेक एंड थ्रोट एरिया स्ट्रांग हो जाता है। कोबरा पोजीशन, जिसमें आप गर्दन को लंबा करते हैं। या हल की पोजीशन, ये जो है पोजीशन, ये हल वाली पोजीशन भी हल आसन भी है, जिससे कि आपका थ्रोट और नेक एकदम स्ट्रांग हो जाता है। अब आप एक डायरी पेन निकाल लीजिए, जिसके पास भी है। आपको मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, मैं कुछ प्रश्न बताती हूँ, इनके उत्तर आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस ग्रंथ से रिलेटेड, यानी कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके बारे में आप आगे चलकर ध्यान में पूछ सकते हैं, या आप इनमें से किसी चीज को भी रेजोनेट करते हैं, ये कोई प्रश्न आपके जीवन से भी जुड़े हो सकते हैं, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख, मैं जैसे जैसे हिंदी का अनुवाद करती हूँ आप उसके उत्तर लिखते जाइए। तो पहला प्रश्न है, जब हम वाणी का उपयोग करते हैं, क्या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे अपशब्द कभी किसी को कहे हैं? तो वो शब्द जब भी आपने कहे हैं तो वो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? हैव यू एवर स्पोकन वर्ड्स दैट हर्ट और हार्म समवन? आपने कभी कुछ भी ऐसा अपशब्द किसी को कहे हैं जिसके कारण उनके जीवन में प्रभाव पड़ा है? तो वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स है, जब आपको याद आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ इंसिडेंट का नाम लिखिए, या वो शब्दों के नाम लिख सकते हैं जिनके कारण आपने कहे हैं, या आपने कोई गाली गलौज या ऐसे रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया है, तो उन वर्ड्स के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं। और फिर जब ये लिखते हैं तो आपको कैसा अनुभव हुआ, उसके बाद आपको आत्मग्लानि हुई या आपको कोई पछतावा नहीं हुआ ये कहने पे, तो ये आपको लिखना है कि किस तरह आपको फील हुआ। और जब आपको एहसास हो गया कि हाँ जो मैंने किया है वो गलत किया है, तो क्या अब आप तैयार हैं इस रिपेयर को, डैमेज को भरने के लिए, या उससे उभरने के लिए? तो ये 3 प्रश्न बहुत ही मुख्य हैं, जब भी आप अपने आप को जानते हैं कि मैंने कोई जीवन में ऐसे अपशब्द कहे हैं, उनका मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा है, या उस रिश्ते में क्या प्रभाव पड़ा है उस शब्दों को कहने से। दूसरा टॉपिक आता है गॉसिप एंड रूमर। इन दोनों में क्या अंतर है? जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में बातें करते हैं तो हम एक थर्ड व्यक्ति को लेकर उसके बारे में बुराई करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, मैं अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हूँ और मैं अपनी सास की बुराई करूँ, है ना, तो वो कहलाता है गॉसिप। और रूमर का मतलब यह है, मैंने कोई व्हाट्सएप में कोई न्यूज सुनी, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया और मैंने उसको फैला दिया, बिना ये जांचे कि वो खबर जो है वाकई में सत्य है या नहीं। तो जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं, यार तूने सुना क्या, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज मिला, जब हम इस तरह की खबरों को फैलाते हैं, इसे कहते हैं रूमर्स। तो आपने कभी अपने जीवन में किसी का भी के लिए बुरी भावना से उनको व्यक्त किया है या बुरे शब्द कहे हैं? तो हैव यू एवर स्प्रेड गॉसिप और रूमर, और उसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज पर, ये आपको लिखना। और जब आप ये ऐसे कार्य करते हैं तब आपको कैसे फील होता है? क्या आपको अपने बारे में आत्मग्लानि होती है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मैंने गलत खबर फैलाई, या मुझे मेरे सास के बारे में ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसा कुछ भी होता हो तो आपको वो जरूर लिखनी है। तो आगे चलकर हम जानेंगे कि इस तरह के चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं, या इसका क्योर क्या है, निदान क्या है, हम इन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। जब हम स्वधर्म पे काम करते हैं तो हमारे भीतर की एक आवाज होती है, जिसको हम कहते हैं इनर क्रिटिक, जो हमें कहता है कि नहीं तू कर नहीं सकता, तू वहां जा नहीं सकता, तेरे से ये हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या आपने भी कभी किसी पे ऐसा कमेंट मारा है कि यार तू बुद्धू है, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरा तो स्वभाव ही ऐसा है? तो क्या हम अपने बच्चों को या अपने छोटों को कभी क्रिटिसाइज किए हैं, या उनके प्रति हमने कोई जजमेंट पास की है?
या हमने खुद जब ध्यान किया है, ये अनुभव किया है, हमें खुद ये शब्द सुनाई देते हैं कि हमें हमारे माता पिता या जब हम जहाँ जिस भी माहौल में पले बड़े हमें ये शब्द सुनने को मिले थे, यार तू तो बुद्धू है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म या जजमेंट क्या आपने अपने प्रति सुनी है? तो आपको कैसा अनुभव हुआ और आप किस तरह इन सब चीजों से बाहर आओगे? ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है आज हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने ऊपर, और इन्हीं चीजों को लेकर हम अपने विशुद्धि चक्र के बारे में जानेंगे कि ये सब चीजें होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है मौन, साइलेंस। तो कभी आपने मौन रखा है, जैसे कि अभी हम ध्यान में रखते हैं, तो क्या आपका मन भी मौन हो जाता है? तो जब आप मौन नहीं रख पाते, जैसे कई बार हम बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, तो वो स्थिति कौन सी होती है? वो स्थिति कौन सी होती है जब हम मौन रहते हैं, या वो स्थिति कौन सी होती है जब हम बोलते ही जाते हैं? अगला प्रश्न है, कभी कभी क्या होता है गृहस्थी में, हम जानबूझ के चुप हो जाते हैं कि शांति बनी रहे, है ना, हम बोलते ही नहीं। तो ऐसे बारे में जब हम इनजस्टिस के आगे चुप रह जाते हैं कि हो तो गलत रहा है, फिर भी हम मौन रहे हैं, है ना, हमें बोलने का मौका नहीं मिला, या हम बोलना ही नहीं चाहते कि ताकि घर की शांति बढ़े रहे, क्यों बात को बढ़ाना? इन बातों के लिए भी आपको क्या लगता है कि वहां पर हमें बोलना चाहिए था? तब आपके पास वो हिम्मत ही नहीं होती बोलने के लिए। तो ऐसे कई बार हम उन्हीं संस्कारों से पले बड़े होते हैं जहां हमें बोलना चाहिए होता है, फिर भी हम चुप रह जाते हैं। जैसे हमारे पिताजी ने हमें डांट दिया, हम बोलते ही नहीं, क्यों? एक आदर से, एक लिहाज से, जबकि हमारे पास विचार बहुत होते हैं, हम उनको बता सकते हैं, पर हमें लगता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, इसलिए हम बोलते ही नहीं। तो कई बार हम जानबूझकर भी चुप रहते हैं। तो ऐसा क्या कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं जिसके कारण आप बोल ही नहीं पाए, आपको व्यक्त करना चाहिए था अपने बात, और इसी कारण आपके और आपके पिताजी के बीच में या माता जी के बीच में कुछ अनबन बन गई, या दरार आ गई, या आपके भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में ऐसे चीजों की दरार आ गई जब आप कुछ बोले ही नहीं, चुप रहने में ही आपने भलाई समझी? क्या कभी सत्य बोलने के लिए आप में हिम्मत जुटाई हो या ना जुटा पाए हो? ऐसे कोई इंसिडेंट्स आपके जीवन में हुए हैं, कुछ घटनाएं हुए हैं जहां आपको सत्य बोलना चाहिए था, आप नहीं बोल पाए, या सत्य बोला हो और फिर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हो उसका, लोगों ने आपको अपोज किया हो? तो ये सब चीजें आती हैं, हम चुप रहे या हम ना चुप रहे हैं। अब आता है ये सेंटर वाले पिक्चर में, जीवन में कई बार ऐसा होता है मुझे स्टेज पर खड़ा कर दी जाए और मैं नर्वस हो जाऊं, मैं बोल ही नहीं सकूं, या मुझे कोई किसी ने कोई कार्य किया है, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे मैं अपनी प्रवृत्ति को जानता हूँ और मैं बार बार मेरे अंदर से आ रहा है कि तू नहीं कर सकता, या तू कर सकता है, तेरे में अंदर हिम्मत है पर तू करना नहीं चाहता। क्या इस तरह के सेल्फ टॉक आपके बीच में चलती है, आपके मन में चलती है? इस तरह के भी घटनाएं आप लिख सकते हैं। फिर कुछ बार, कई बार होता है हमको कार्य करते हैं, मैंने गलती कर दी, ठीक है ना, बचपन में जैसे है, हमने चाय पी रहे थे, हमने ग्लास तोड़ दिया और हमने माँ को नहीं बता दी, उस बात को छुपा दिया। हमने मिस्टेक तो की पर बताया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने मिस्टेक की। कई बार हम अपने बच्चों से लड़ाई करते हैं और सत्य नहीं बोलते, और कहते नहीं मैंने किया ही नहीं, तो क्या कर लेगा? तो जब हम उस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो क्या हम वहां पर भी अपने बच्चों से बोल पाते हैं नहीं नहीं तू ही ठीक है, हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैंने ऐसे किया है? तो कई बार ऐसे भी इंसिडेंट होता है कि हम अपने छोटों के आगे भी सत्य नहीं बोल पाते या अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई बार लगता है हमारे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है ना, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, कई बार होता है, यार वो तो कितना अच्छा कपड़े पहनती है, अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंटेबल करती है, तो या शायद ऐसा फील होता हो कि नहीं मैं तो वैसे बन ही नहीं सकती उसके जैसे, मेरे अंदर तो वो क्षमता ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ जब आपको लगा हो नहीं नहीं मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है? तो जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा ना, तो इन सब प्रश्नों में आपने कुछ लिखा हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, हम बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसे होती है कि हम खुद को ही हेट करते रहते हैं, अपने आप से ही नफरत करते रहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है बचपन से, जैसे हम पले बड़े हों, तू सांवली है, तू काली है, इस तरह के हमने
बाकी सुने हो, इसी कंडीशनिंग से हम बड़े हों कि हम तो सुंदर है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, या मेरी जरूरत किसी को है ही नहीं। कितनी बार तो माताओं को और गृहिणियों को लगता है कि एक जीवन में एक अकेलापन सा आ गया है, हम सारा दिन सिर्फ घर का काम ही करते हैं, कोई हमें वैल्यू ही नहीं करता, ना हमारे पति हमारे बारे में पूछते हैं या बच्चे। तो कई बार हमें लगता है कि कोई तो हमें प्यार ही नहीं करता, कोई हमें वैल्यू ही नहीं करता, मेरा तो अस्तित्व ही क्या है। इस तरह के सवाल आपके मन में उठते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इमोशनल ट्रॉमा को दर्शाते हैं कि कितना अंदर हमने छुपा रखा है और हमने व्यक्त ही नहीं किया अपने गले से, है ना। तो तीसरा है, आपको क्या करना है, जैसे अभी आप जो कर रहे हैं, एक किताब लेकर आपको जर्नलिंग करनी है। उस समय के बारे में लिखना है जब आपको बहुत ज्यादा इन शब्दों से चोट मिली हो, और आपने इन एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया, अपने अपने अनुभवों के बारे में लिखना है। किस तरह आपको गॉसिप और रूमर ने इफेक्ट किया, या आपने बनाए हुए गॉसिप से आप छोड़ दिए। जब मैं ध्यान करने आई तो सबसे पहले मैंने क्या किया, समझौता किया सबसे पहले कि मैं ये सब चीजें ना जो है अड़ोसी पड़ोसी से मिलना बातें करना यहाँ पर रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर वहां रहूंगी तो गॉसिप होगी। तो मैंने उन जगहों से ही अपने आप को अंदर कर लिया, ठीक है ना, छोड़ दिया, वो माहौल को ही छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने गॉसिप करना छोड़ा, और अगर बातें भी करती थी तो मैं जनरल बातें करती थी, अच्छा आज मौसम कैसे है, आप कैसे हैं, इसी तरह के जनरल क्वेश्चन। ना तो अपने घर के बारे में बताना, घर के लोगों के बारे में ना किसी की बुराई करना, है ना। और दूसरा मैंने क्या किया, सत्य बोलना शुरू किया, कि मुझे ना अपने आप से दोगलापन नहीं रखना, कि मैं बाहर कुछ हूँ और अंदर कुछ हूँ, है ना। जैसे मैं अपने अपने पति से ही लड़ती हूँ तो मैं लोगों को बोलती हूँ हाँ मैं अपने पति से लड़ती हूँ, तो मैं सत्य बोलती हूँ। कोई मुझे ये बोले ना, हाँ तुम जोर से बोलती हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैं जोर से बोलती हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब इन एंड आउट कुछ दो पर्सनैलिटीज में नहीं दिखाती। आप जैसे मुझे आज देख रहे हैं वैसे मैं बाहर भी वैसे ही हूँ। तो चाहे लोग मुझे बोले बहुत मुंह फट है या आउटस्पोकन है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं ऐसे हूं तो मैं ऐसे ही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने अंदर ही एक रूपता नहीं लेके आए ना, तो द्वंद युद्ध चलता रहेगा अंदर, क्योंकि सत्य बोलना ही हमारे इस विशुद्धि चक्र का बहुत बड़ा, ये कहते हैं शस्त्र है, वेपन कहते हैं ना, जो आपके पास शस्त्र है वो है क्या, सत्य बोलना। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। तो जब आप सत्य बोलने लग जाते हैं ना, तो आपके अंदर की जो असली पर्सनालिटी है, आप कौन है, वो उजागर होती है। नहीं तो जब तक आप सत्य नहीं बोले, क्योंकि ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, सत्य की खोज ही तो कर रहे हैं। जब तक आप सत्य की खोज करके सत्य बोलना नहीं सीखेंगे, तो ये विशुद्धि चक्र जो है ब्लॉक्ड रहेगा। तो पावर कहाँ से आएगी आपको, आपका शस्त्र क्या है, सत्य बोलना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना आसान था सत्य बोलना, है ना। और जब मैंने बोला तो मेरे पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या ये मुश्किल था कार्य जो मैंने अभी आपको दिए, ये दो जो क्वेश्चन आंसर थे, क्या ये मुश्किल थे आपके लिए, कि आप अपने ही बारे में नहीं लिख पा रहे थे, या बहुत आसान था लिखना, है ना। और इसको करके मुझे कितना सुकून मिला, है ना। हाउ आर यू डूइंग इट, कैसे आप कर रहे हो, उसको मिल लिख कर आपको बहुत सुकून मिला। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी और को, ये आपका खुद का इंट्रोस्पेक्शन है कि आप अपने बारे में कितना जान रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कितनी एक रूपता आ रही है, हार्मनी जिसको हम बोलते हैं ना। क्योंकि शरीर के अंदर ही पार्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कहाँ से हार्मनी आएगी। तो ये सब चीजों को आपको लिखना है कि मैं कल से बेहतर कैसे हो सकता हूँ, और आज जो मैंने लिखा इन अनुभवों से मैंने क्या सीखा, और किन मुद्दों पे मुझे काम करने की जरूरत है। क्या मुझे अपने सेल्फ टॉक पर काम करने की जरूरत है, या अंदर का जो जज है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, या रूमर्स और गॉसिप को मुझे अवॉइड करना चाहिए, या उन घटनाओं में मुझे फिर से काम करने, जिस रिश्तों में मेरी दरार पड़ी है, क्या मैं उनको संजो के दोबारा उनके साथ प्रेम मित्रता कर सकता हूँ। तो किस तरह मैं अपनी इस वाक क्षेत्र का या इस थ्रोट चक्र का यूटिलाइजेशन करूंगा फ्यूचर में, मुझे ये देखने की जरूरत है। तो आप अपनी वाक क्षेत्र का यानी कि अपनी वाणी का किस तरह उपयोग करते हैं, ये आज आपका चिंतन मनन का क्वेश्चन है। तो भगवान ने आपको बहुत वरदान दिए हैं, आप सुबह से शाम तक इसमें सकर्म यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इसका यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में कैसे, आप अपनी वाणी से भाषण दे सकते हैं, नंबर एक।
आप इस वाणी से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, है ना, प्रेम बरसा सकते हैं। ऐसे ऐसी वाणी बोलिए कि सभी लोग आपके साथ मंत्र मुग्ध हो सके। तो कंपैशन, प्रेम की वाणी बोल सकते हैं, है ना। तो ये वाणी, जैसे आपने सुबह सुबह देखा होगा जब हम रेडियो लगाते हैं तो रेडियो जॉकी क्या बोलता है, तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। तो एक आत्मीयता बनाता है। तो ये आपकी पावर है। आप इससे स्पीच दे सकते हैं, गाना दे सकते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, प्रेम की भाषा को बोल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह की भाषा बोलते हैं। दुनिया में पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस है, आप अरबिक, फ्रांस, रशियन ये बोलते हैं, या हमारे भारत देश में पता नहीं कितनी 125 भाषाएं हैं। तो कौन सी भाषा आप बोलते हैं जिससे कि लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है? आपने कही हुई वाक्यों पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप पिता हैं तो जो वाक्य बोलते हैं आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या बच्चे कुछ बोले तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है उन शब्दों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कही हुई बातों का प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह के शब्दों का आप चुनाव करते हैं, और आप अपनी वाणी का क्या उपयोग कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको लिखने की जरूरत है कि आप इस वाणी का क्या उपयोग कर रहे हैं, कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, कौन सी भाषा का चयन कर रहे हैं, और उससे आपकी कम्युनिटी या आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको हिंदी में बाद में कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ अफर्मेशंस है। अफर्मेशंस वो होते हैं जैसे हम कहते हैं ना मंत्र, जब हम कृष्ण जी का ओम कृष्णाय नमः या गणेश जी का ओम गणेशाय नमः, उन मंत्रों को चांट करते हैं तो हमारे अंदर की शुद्धि होती है। या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ये हमारे हिंदू संस्कृति में पहले से ही है, जिनको अब इंग्लिश लोग इनको अफर्मेशंस कहते हैं। यानी कि वो आपके अवचेतन में जाके बैठ जाता है कि मेरी जो आवाज है बहुत ही साफ है, कॉन्फिडेंट है, और लोगों पे प्रभाव डालने वाली मेरी एक भाषा है। तो आप इस तरह के एफर्मेशंस को लिख कर आपके जहां आपकी नजर पड़ती हो वहां पर स्टिकी नोट्स के रूप में लगा सकते हैं, है ना। मेरे शब्द जो है प्रेम को फैला रहे हैं, या मेरे शब्द सकारात्मक है, माई वर्ड्स आर पॉजिटिव। इस तरह के आप एफर्मेशंस लिख सकते हैं। मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं काइंडनेस को स्प्रेड करती हूँ, है ना, और मेरे अंदर सद्भावना है, मैं सभी को एक दृष्टि से देखती हूँ। इस तरह के आप डाल सकते हैं। अब जैसे मेरे को जुकाम हो गया तो मेरी आवाज आपको बिल्कुल ही अलग लग रही होगी। जब जुकाम नहीं होगा तो एक वॉइस में एक स्वीटनेस होती है ना, मिठास होती है। या अगर मैं थोड़ा सा गुस्से से बोलूं आप कैसे हैं तो आपको एक फोर्सनेस सुनाई देगी। तो हम हमारे अंदर एक होती है टोनालिटी, यानी किस भाव से बोल रही हूं। अगर मैं गुस्से से बोलूं तो मेरा भाव ऊंचा हो जाएगा, और अगर मैं प्रेम से या नॉर्मल टोन में बोलूं ना तो उसमें एक कहते हैं ना नरमी, वार्म, यानी कि आप किसी के लिए प्रति आपके प्रति वो लगाव है। जब आप लगाव से बोलोगे ना तो आपकी वाणी का वो जो है ना टोन वो फर्क हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं वार्म। तो आपकी वाणी में एक मधुरता, एक आत्मीयता वो होनी चाहिए जिससे कि लोगों को ना बोलते ही लगे यस, ये कोई है जो हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ मतलब मिल सकती है, या हमारे लिए ये बनी। तो कई बार आपने सुना होगा ना, हर एक के प्रवचन आपको अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ कुछ गुरुजों के प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। तो कई लोग जो जिनको सुनते हैं उनके प्रवचन उनको क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में उनको एक प्यार भरा या खनक या वो आवाज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे आपकी माँ की आवाज है या नानी की आवाज, आप घंटों फोन पे लगे रहते हैं तो वो एक आत्मीयता या वार्मथ को आप महसूस करते हैं। तो ये जो वार्म वॉइस है ना, ये क्या बिल्ड करती है आपस में, एक रिश्तों में प्यार, समझौता, ट्रस्ट, जिसको हम कहते हैं ना आपसी लगाव, जिसको कहते हैं इंटीमेसी। आपने किसी पति पत्नी को देखा है या जोड़े को देखा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं आपस में, तो उनको कभी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखा होगा आपने, वो इशारों इशारों में भी समझ जाते हैं अपनी बात को। तो ये कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन, है ना। जो जब दो दिल प्यार से बोलते हैं या दो हस्बैंड वाइफ बात करते हैं काफी सारी उम्र निकलने के बाद, तब उनको बोलने की भी जरूरत नहीं होती। तो एक दूसरे की मतलब दर्द को समझ पाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में वार्मथ होती है, ट्रस्ट होता है, इंटीमेसी होती है। तो हमारी आवाज एक तरह से क्या है, एक औजार है, पावरफुल टूल है। तो आपकी ये पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और आपके स्व आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है।
तो इस वाणी से आप किसी को दुख भी दे सकते हैं और इस वाणी से सुख भी दे सकते हैं। तो आपकी आवाज आपके मन का भी कारक है और आपके शरीर का भी कारक है। इससे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करते हो और कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकते हो किसी को। आपने देखा होगा ना, टीचर जब पढ़ाती है तो अपने स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो इस तरह आप अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आते हैं इस चक्र से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी डिजीज है। बहुत सारी डिजीज है, जैसे कि सबसे पहले सर्दी जुकाम, है ना, खांसी होना, खराश होना, ये बाद में धीरे धीरे जाके टॉन्सिलाइटिस या लारेंजाइटिस जैसे चीजों में बदल जाता है। गले की सूजन आना, है ना, इसमें फोड़े फुंसी होना, जैसे आप कहते हैं ना टॉन्सल्स में बढ़ जाती है आपकी। इसी तरह हमारे ये ना शोल्डर्स में भी पेन होना या जॉ में पेन होना, जबड़े में दर्द होना। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इसी ग्रंथि से जुड़े हुए हैं, थ्रोट चक्र से। मोस्ट कॉमन जैसे आजकल की डेज में देखा जाए तो थायराइड, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पे देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो कई लोगों को इसमें दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर थायराइड होता है ना, जिसमें एक में वो बहुत मोटे होते चले जाते हैं, एक में वो बहुत पतले होते चले जाते हैं, है ना। तो दोनों में बहुत फर्क होता है ना। बाकी इमोशनल चीजें क्या क्या इस वॉइस से रिलेटेड है। एक है आप बोल ही नहीं पाते, आपको बहुत ज्यादा डर है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं। कई लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जैसे मैंने कहा था ना, कई गृहिणियां होती है शांति बनाए रखने के लिए बात ही नहीं करती, तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। जैसे सास ससुर के सामने पर्दा करना, बोलना ही नहीं, उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है बचपन से। कुछ लोगों को अपने आप को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे किसी को कहना अभी किसी का हैंड रेस कर दूं मैं और कहो चलिए फीडबैक दीजिए, तो मुश्किल से एक वाक्य ही वो बोल पाए। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोल ही नहीं पाते, उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट आता है डिप्रेशन, आवाज का खो जाना ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, तो वो बोलता ही नहीं, चुप रह जाता है। उसमें लो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और उसको लगता है कोई तो मुझे सुनता ही नहीं मेरी बात का। तो एक होता है ना, जब तक आप अपनी बात को व्यक्त ही ना करो, एक फ्रेंड ना हो आपके जीवन में, तो बहुत बड़ा आपके अंदर एक अकेलापन, एक सूनापन आ जाता है। तो ऐसा लगता है मेरे को तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई बात मानता ही नहीं। तो ये एक फियर भी आ जाता है इसमें। तो इन सब की सॉल्यूशंस पे चलते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। दूसरा, जब आपको थायराइड जैसी बीमारी हो तो हमारे डॉक्टर जी के सर भी स्पिरिचुअल टैबलेट में कहते हैं आपके पास दो ही उपाय हैं। जो लोग कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहां पर कुछ ना कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि छोटा सा भाषण, फीडबैक देने की कोशिश करनी चाहिए। या कुछ नहीं तो वो एक वाद्य यंत्र को लर्न कर सकते हैं, म्यूजिक को लर्न कर सकते हैं, और वहां पर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उनका थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाएगा। यदि वो म्यूजिक को सीखें या भजन गाएं या इस तरह की चीजें गाएं। और जो लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ उस ग्रंथ में, तो वहां पे उनको मौन रहने की जरूरत है, साइलेंस। तो यही दो ऑपोजिट चीजें आपको करनी है। अगर आपका थायराइड उस तरह का है जो बहुत बड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको मौन रखने की जरूरत है। अगर आपका दूसरा वाला थायराइड है, तो जहां आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बहुत ही चुप रहते हैं, वहां पर आपको कोई वाद्य यंत्र या सिंगिंग या म्यूजिक सीखने की जरूरत है। ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आपके गले में या शोल्डर में जकड़न रहना, बहुत स्टिफ हो जाना आपका जॉ जो है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम, और आपको हमेशा डर लगा रहता है बोलने के लिए, और आप हमेशा यहाँ पर एक ना चोकिंग महसूस करते हैं कि आपका ये ना गला या थ्रोट चक्रा चोक रहा है। आशा करती हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा हो। अब हम हमारी भारतीय संस्कृति पे जाते हैं। कुछ कबीर के दोहे हैं, ये वॉइस से रिलेटेड है ना, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो वाणी पर बहुत कुछ सुंदर कबीर ने बोले हैं, कुछ दोहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल।
तो हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं। तो ये कबीर जी ने बहुत कुछ उन्होंने बताया है कि वाणी मतलब सिर्फ जो हम बोल रहे वो वाणी नहीं, अंदर की भी एक वाणी होती है जिसको हम इनर सेल्फ का वॉइस कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं इनर क्रिटिक। जब आप ध्यान में करते हैं जो आवाज आपको सुनाई देती है वो किस चीज की आवाज है, आपकी आत्मा की जो आवाज होती है उसी को हम इनर वॉइस करते हैं। वही आपको हमेशा सत्य मार्ग पर चलाती है। कभी भी आप चोरी करने जाएं घर में ही तो वो आपकी आवाज कहती है नहीं तू गलत कर रहा है, जो आपको धर्म के रास्ते पे चलाती है वो वाली आवाज को यहाँ पर कबीर उजागर करने को कहते हैं, क्योंकि यही आवाज आपको परमात्मा से जोड़ती है, जिसको डिवाइन कनेक्शन भी बोला है। तो वाणी वो कारक है, जब आप ध्यान करते हैं वो आवाज से आप बात कर पाते हैं भगवान से, उस दिव्यता से बात कर पाते हैं। तो उस आवाज को हमें उजागर करने की जरूरत है। जो आज आपने लिखा वो ध्यान के अनुभवों को अनुभव करना, उनसे आपने क्या सीखा, जो अंदर का जो आता है ना आवाज, वही आपका इंट्रोस्पेक्शन की आवाज है। तो इस तरह हम अपने आप को स्वधर्म पर काम कर सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कबीर जैसे संत ने ध्यान करना सिखाया और बहुत सारे प्रवचन से लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाए। तो पावर ऑफ वॉइस को हम किस तरह कल्टीवेट कर सकते हैं? देखिए इस व्यक्ति को, देखिए इस व्यक्ति को देखते ही आपको क्या लगता है? हम इस व्यक्ति के भाव को देखते ही बता सकते हैं कि ये बहुत गुस्से में है या अब ये कुछ गाली गलौज करने वाला। और जब हम ये तस्वीर को देखते हैं, इन दोनों प्रेमी जोड़ियों को देखते हैं, क्या ये दोनों आपस में बोल रहे हैं? नहीं, वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वाणी का कोई भी उपयोग नहीं है, यहाँ दिल से दिल मिल रहे हैं एक दूसरे को। हम जो बोल रहे हैं हमारे इनर वॉइस से ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दों का कम्युनिकेशन क्या है? हार्ट टू हार्ट हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? सारी दिल की भड़ास जो है मुंह तक आ गई है और आप नकारात्मक भाव में आ गए हैं और आप बोल रहे हैं, है ना। एक बार कहते हैं ना तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। जब हम वर्ड बोलते हैं WORDS, और एस को अगर आप आगे लगा दे तो वो क्या बन जाता है? स्वॉर्ड। यानी वही शब्द हमारे लिए तलवार बन जाता है ना। तो इसलिए हमेशा एक मुहावरा आपने सुना होगा, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जो आपकी लेखनी है वो तलवार से भी भारी है, क्योंकि शब्दों से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह एक हार्ट बनाया है। जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, तो एक दिल बन जाता है। और सबसे अच्छा वॉइस के लिए, आपके लिए फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए भी वो है स्माइल। जब आप हंसते हैं ना, एक हंसी भी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कम्युनिकेट करता है। जब आप नमस्ते बोलते हैं या हंसते हैं तो क्या वो आत्मीयता को रिफ्लेक्ट नहीं करता? जब सुबह सुबह और कैसे हैं, हाँ, तो आप सिर्फ स्माइल करते हैं, तो वो स्माइल भी एक पॉजिटिव संकेत है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे को जानता है, या मैं मतलब वो मेरी तरफ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्माइल है ना। और वर्ड्स, तो आपको बहुत जेंटल टोन में आप दिल से जब बोलते हैं तो लोगों के साथ आप जुड़ते हैं। तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं या स्माइल हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप कुछ भी ना बोले, सिर्फ दूसरों को मौका दे सुनने का, मतलब आप सुन रहे हो उसकी बातों को, तो भी आप उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, आप पहले कहिए, जब उसकी बात खत्म हो जाए तब आप बोलने लग जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने उसकी बात को तवज्जो दी, है ना, आपने उसको इम्पोर्टेंस दिया। ये कुछ मुहावरे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब बचपन में हम ना बोलते थे बीटी बॉट सम बटर, द बटर वॉज बिटर, टू मेक द बीटी बिटर बटर बेटर, बीटी बॉट सम मोर बटर। तो इस तरह के हम टंग ट्विस्टर्स बोलते थे जिससे कि हमारी जबान जो अच्छी हो सके। रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी। तो इस तरह वाणी में मधुरता होना, वाणी का खोना, ये सब कुछ मुहावरे हैं, है ना। जुबान खुलना, जुबान बंद करना, आवाज बुलंद करना, वाणी में शक्ति होना। तो ये मुहावरे भी क्या है, हम बचपन से सीखते आए और ये वाणी से रिलेटेड मुहावरे हैं कि वाणी में मिठास होना, जब आप कुछ बोले उसमें बहुत लोगों को प्रभाव पड़ रहा है ना। आवाज में धार होना, यानी कि बहुत प्रभावशाली। आपने इंदिरा गांधी के भाषण सुने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के भाषण सुने होंगे। तो भाषणों में क्या हो जाता है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपके अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचारण होता है। किस तरह एक वाणी जो है, किस तरह आपके व्यक्तित्व को उभारती भी है
और किस तरह वो पूरे कम्युनिटी पे प्रभाव ये करता है, उसका असर। तो ये है। तो आप इस तरह अपनी वाणी को, जैसे आपने देखा होगा, सबसे बेन आज हम इस भारतीय संस्कृति में किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा नमन करते हैं भगवत गीता को। तो अगर वाणी ही नहीं होती तो भगवत गीता भी नहीं होती। तो कृष्ण ने अर्जुन का जो संवाद है वो किससे हुआ, वाणी से हुआ। तो पूरी की पूरी गीता उन्होंने सुनाई ना, संस्कृत भाषा में सुनाई। तो ये एक सबसे बड़ा हमें ग्रंथ जो है भगवत गीता का, हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी पूजा जाता है। और एक ज्ञान का भंडार है। कहते हैं जीवन में आप कभी खो जाओ, है ना, आप बहुत के डिफिकल्ट टाइम्स में आप भगवत गीता को लीजिए, एक इंटेंशन डालिए, मन में एक प्रश्न डालिए और खोलिए। जो भी अध्याय आपके सामने निकला हो या जो श्लोक निकला हो वो ही आपके प्रश्न का उत्तर होता है। तो भगवत गीता से भी आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को निकाल सकते हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन में होते तो वो मुझे क्या उपदेश दे रहे होते। तो इस तरह भगवत गीता का कोई भी चैप्टर निकाल के अपने प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जब आज से ही आप संकल्प करें कि आप हमेशा सत्य बोलेंगे, तो सत्यमेव जयते, बेस्ट वेपन सत्यमेव जयते, है ना। और जैसे ये है लिंक, एक मिनट मुझे बीच में- नहीं हो रहा, कोई नहीं। मैं भजन आपको 2 मिनट भजन सुनाना जा रही थी तो वो नहीं हो रहा, कोई बात। तो आप भजन सुन सकते हैं, हरे रामा फिर गा हरे के कृष्णा। सुना दो मैम। हाँ, हाँ मैं गा ही के सुना। गा के सुना दो। हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा इस तरह के भजन होते हैं, या रिंगटोन आप लगाते हैं ना, ओम नमः शिवाय, या बहुत सारे अच्छे अच्छे रिंगटोन आ रहे हैं। तो आप रिंगटोन लगा के भी म्यूजिक को सुन सकते हैं। तो म्यूजिक सुनने से क्या हो जाता है, एकदम चेहरे पर हंसी आ जाती है, एक फ्रेशनेस को लेके आता है। तो म्यूजिक या मंत्र चांटिंग, जब हम मंत्रों को भी लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ठीक है, तो मंत्रों की शक्ति, वॉइस, भजनों की शक्ति, कोई आता हो तो बाद में 2 लाइन का भजन भी गा सकता है। ठीक है, तो अब हम इन सब चीजों से हीलिंग कैसे करें, है ना। तो आप मेडिटेशन तो करते ही है, नंबर 1। एक बुक आती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बाय शक्ति गोयल, जिसमें हम बैठ के विजुअलाइज करते हैं कि मेरा भविष्य कैसे होगा। तो इस तरह भी आप करके ना एक विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं एक स्टेज पे बोल रहा हूँ, मेरे बातों से लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, मेरी तरह आप इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ योगा पोजेस मैंने आपको दिखाए थे, कुछ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाए थे, उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं नीले, क्रिस्टल्स रख सकते हैं। कुछ सुगंध, जैसे थेरेपी होती है ना, सुगंधित अरोमा थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम नीलगिरी का तेल है, यूकेलिप्टस और पेपरमेंट ऑयल, इस तरह के सुगंधी को भी हम इनहेल कर सकते हैं। तो हमारी ये थ्रोट चक्र एनहांस होता है। और सबसे अच्छा मैंने आज आपको जो एक्सरसाइज करवाई, लिखने की, जर्नलिंग, कुछ पब्लिक स्पीकिंग और वोकल एक्सरसाइजेस। सबसे बेस्ट वोकल एक्सरसाइज कौन सी है पता है, ओम की चांटिंग करना। जब हम ओम बोलते हैं या हम मंत्र की चांटिंग करते हैं, 21 बार बार आप बोलते हैं, कहते हैं 72 नस नाड़ियां इस मंत्र से प्रभावित हो जाती हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल मंत्र भी कहा गया, ओम। और किस तरह बोलना होता है, आपने GOD, गॉड देखा होगा, गॉड का मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जब आप आ करते हैं तो आपकी नाभि से आवाज आती है, आ। और जब आप मुंह को थोड़ा सा गोल करते हैं ना, ओ, तो आ से ओ में बदल जाता है, यानी कि ब्रह्मा को आपने जागृत किया। और जब आप ओ बोलते हैं तो विष्णु भगवान, यानी कि मेंटेनेंस। और जब आप मो बोलते हैं तो शिव भगवान की स्तुति करते हैं, म। हम्म, तो इस तरह इस तरह भी उच्चारण करते हैं। कुछ लोग सिर्फ ओम ही बोलते हैं। तो ये ओम जो है 3 लेटर से बना है, आ, उ और म। इस तरह की भी आप चांटिंग कर सकते हैं। इससे भी आपकी ये ग्रंथि स्ट्रांग होती है। या आप हम मंत्र की भी चांटिंग करते हैं। हम मंत्र को भी ना लंबा खींचना है, हम नहीं बोलना, हाँ। एक अंदर गुंजन होना चाहिए। जब भी आप ये बीज मंत्र की चांटिंग करें, उसकी वाइब्रेशंस जो है पूरे शरीर में आपको उसका प्रभाव आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हम बोलेंगे तो नहीं होगा।
तो ह को लंबा कीजिए, तब जाके वो पूरी की पूरी वाइब्रेशंस आपके शरीर में महसूस हो, है ना। और आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक नीला प्रकाश जो है इस थ्रोट चक्रा के अराउंड है, या उसमें नीले रंग को आप भर रहे हैं, और इस तरह आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, है ना। और आपकी जितनी भी शरीर में जितनी भी टेंशन इस ग्रंथि से जुड़ी है वो सब खत्म हो रही है। इस तरह अपने वॉल्यूम को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, यानी हम मंत्र की जितनी ज्यादा आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, है ना, तो उतनी ज्यादा आपकी हीलिंग हो रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं कौन सी वॉइस मुझको सूदिंग लग रही है, क्या मैं हम बहुत ऊंची आवाज में बोलूं तो अच्छा लग रहा है, या थोड़ी धीमी आवाज में बोलूं तो अच्छा लग रहा है। तो इस एक्सरसाइज को आप 5 या 10 मिनट भी करके अपने रोज थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। जब आप चक्रा बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो इस मंत्र की चांटिंग करके अपने आप को बैलेंस करते हैं। इससे हमारे काफी सारे इमोशंस रिलीज होते हैं और हमारे अंदर क्रिएटिविटी की जागृति होती है। तो अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो विशुद्धि चक्र से ऐसे रिलेटेड है। और ये कहानी है अकीरा की। अकीरा एक लड़की होती है, उसको ना भगवान ने एक वरदान दिया होता है बचपन से, जो उसकी आवाज होती है बहुत ही मिठास होती है। उसको दूर दूर से लोग ना बचपन से सुनने आए होते हैं। वो एक पहाड़ी में एक बहुत सिंपल से विलेज में रहती है। तो जब उसकी वाणी से लोग इतने प्रभावित होते हैं, जब भी वो गाना गाती है लोग उसको सुनने आते हैं दूर दूर से, इतनी मधुर आवाज, उसको ऐसा लग रहा है कि कोयल बोल रही है। तो एक बार एक गांव में, उनके गांव में ना सूखा पड़ जाता है, तो सब लोग अकीरा से आके कहते हैं अकीरा कुछ करो ना, हमारे गांव में सूखा पड़ा है। अकीरा कहती है मैं कुछ करती हूँ। वो ध्यान करती है और उसके बाद वो गाना गाती है और इंद्रदेव से अपनी अरज लगाती है कि भगवान हमारे इस गांव को सूखे से बचाओ। जब वो अपनी आवाज से दिव्यता से भगवान का आह्वान करती है तो उनके गांव में बरसात होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो वहां की सूखापन जो है वो सारा मिट जाता है। तो इसके बाद से वो इतनी फेमस हो जाती है कि दूर दूर से लोग उससे मिलने आती हैं, और वो जो भी बोलती है वो वाक्य जो है ब्रह्म वाक्य या सत्य वाक्य हो जाता है। और कई बार जब उससे दूर दूर से राजा महाराजा भी मिलने आते हैं, उसको लेके जाते हैं अपने सिटी में या अपने राज्य में, और फिर वो दो देशों के बीच में संधि कराती है। तो एक बार एक साधु महात्मा उनके गांव में आते हैं और अकीला से मिलते हैं। उनको बताते हैं कि अकीरा जो तुम्हें ये मिला है इसका ना कभी भी दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत करना। मुझे मालूम है तुम्हारे इन शब्दों से तुम भगवान का भी आह्वान कर सकती हो, बरसात ला सकती हो, इन शब्दों से तुम दो देशों के बीच में संधि भी करा सकती हो, परंतु कभी भी इसका मिस यूज ना करें। वॉइस का ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, इसका हमेशा आभार प्रकट करो और इसको वाइजली यूज करो। उस दिन के बाद अकीरा इस चीज का वो जान पाती है कि क्या होता है वरदान और क्या होता है अभिशाप। और वो हमेशा अपने शब्दों का चयन है ना तोल मोल के करती है, हमेशा सकारात्मक शब्दों का चयन करती है, और ताकि वो इसका प्रभाव सब पर डाले। तो इस तरह लोगों के दिलों में वो बदलाव लाती है अपनी वाणी से, और लोगों को प्रभावित करती है। तो इस तरह आपको भी अकीरा बनना है, ताकि आप भी अपने दिव्यता को दूर दूर तक फैलाएं। आपकी वाणी में इतनी शक्ति हो कि आप किसी की भी देश का या किसी के भी दिलों के बीच में दरारों को भर सकें। बचपन में हम एक गाना बहुत अच्छा गाते थे कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, I do believe that we shall overcome one day। इसका हिंदी रूपांतर आपको सभी को पता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। और उसके बाद आप लास्ट में ये कभी ना भूलें ग्रैटिट्यूड। तो मैं कई बार कितने लोगों को थैंक्स देना भूल जाती हूँ, कुछ भी मेरे से त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। आपको अगर प्रेजेंटेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए, कुछ भी अच्छा ना लगा हो वो भी बताइए। तो मैं सभी ध्यानियों का, इस मन से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी
और ये विशुद्धि चक्रा पे मैं रिसर्च कर चाहिए, मुझे भी नहीं पता था इस थ्रोट चक्रा में इतने सारे गहन रहस्य छुपे हैं। और जब मैंने इसको लिखना शुरू किया इस प्रेजेंटेशन फॉर्म में, तो मुझे ऐसा लगा इसमें तो इतना खजाना भरा है कि और भी चीजें इसमें हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि फिर भी समय का अभाव है, मैंने अपने ज्ञान को इतना ही सीमित करने की कोशिश की। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा चीज है, जब आप इसका बीज डालते हैं तो ये आपको भर के फल जरूर देता है। तो हमेशा आभार की स्थिति में, जब भी सुबह उठे आभार की स्थिति में रहें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरु जी को धन्यवाद दें, क्योंकि माता पिता हैं तो ही आप हैं। भले उन्होंने 100 गलतियां की हों, उन्होंने आपको पाल पोस कर यहाँ तक लेके आए हैं, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। इस दिव्यता का धन्यवाद जो आपके भीतर है, क्योंकि यही आपके वाणी का कारक है। आप इस दिव्यता को दूर दूर तक फैला रहे हैं। जब ध्यान ही होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होना, ध्यान करना, यही हमारी स्ट्रेंथ है ना। हम अपने इनर वॉइस को जान पाते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्ट करके हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू। ये था विशुद्धि चक्रा का ज्ञान। और आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी दी है आपने। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी इतनी जानकारी दी है। बहुत ही थैंक यू अच्छा मैम, लगा सुन थैंक के। यू। तो बहुत आपने ही जिन अच्छा। जिन प्रश्नों को लिखा, बहुत आभारी थोड़ा है सा मैम मुझे आपके। उसके बारे में चाहिए। और कोई एक कविता या कोई एक गाना जो गा सकता हो तो गाइए। मेरी मैम तो मेरा एक क्वेश्चन मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। मैम जैसे मैं ना किंडरगार्टन स्कूल एक रन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि 4-4 साल के बच्चे आते हैं मेरे पास। वो बोल ही नहीं पाते मैम। यानी कभी मेंटली इफेक्ट है कि विशुद्धि चक्रा यानी उनका चक्रा डेवलप नहीं है। क्या हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, आप कहानियां सुना सकते हैं, इसी तरह की सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहानी, म्यूजिक बजा सकते हैं आप, नर्सरी राइम्स कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है ना 3 साल या 3.5 साल पे बोलने लग जाए। कुछ लेट कमर्स होते हैं, तो उनका टाइम दीजिए। 7 साल अच्छा। तक आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करने है। तो उन बच्चों हम्म। को जितना ज्यादा आप पॉजिटिव स्टोरीज, रामायण महाभारत की कहानियां, जो जातका टेल्स आती हैं, पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, या कुछ जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक कैन डू वंडर्स। हम्म। तो आप म्यूजिक ओके। पर डांस करा सकते हैं उनको। बहुत सारे हीलिंग फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आ सकते हैं, है ना। तो कई पर्टिकुलर लोग इसी के। इशारों में भी आप सिखा सकते हैं। हम्म। और इस जनरेशन के बच्चे ना या तो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव हैं, 2000 बॉर्न वाले बच्चे, हम्म। जिसको हम ADHD कहते हैं, या ऑटिज्म यानी कि थोड़े से मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी होते हैं। यस यस। तो ये इस सदी का वरदान है, ठीक है ना, 2000 वाले ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उनका ना चंद्रमा ही बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। आप देखिए ना, नंबर 2 मन का कारक हम्म। होता है। तो इस सेंचुरी में 1 और 9 तो गायब ही हैं, यानी कि आपका करेज मंगल वो है ही नहीं, 9 नंबर। और एक जो है हम्म। सूर्य है, तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं ना। तो 2000 वाले हम्म। बच्चों में आप ये जनरली ये पाएंगे, या तो वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धिमान। जैसे आपने देखेंगे छोटे छोटे बच्चे पूरी गीता बोल रहे होते हैं। आजकल जो एक आते हैं ना नन्हे से बालक, वो पूरी गीता सुना रहे होते हैं, जैसे कौटिल्य जैसे हम्म। बच्चे हों। या कुछ बच्चे एकदम ही बिल्कुल ना स्लो लर्नर्स आप कह सकते हो, या मंद बुद्धि वाले। तो आपको वाइड हम्म। कैटेगरी मिलेगी, बीच के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे इस जनरेशन में। और जो ओके। 2011 वाले होंगे तो उनमें तो एक तो आ ही रहा है, तो सूर्य तो उनका वैसे भी उच्च रहेगा। तो कुछ, ओके। तो आपको ये तो मतलब भगवान की भी वो है कि कब उनका एक्टिवेट हो जाए थ्रोट चक्र, कब वो बोलने लग जाए। पर हमें जैसे प्रयास ये जो नहीं चक्रा छोड़ना का मंत्र, चाहिए। हाँ हमें जो चक्रा प्रयास का नहीं। मंत्र है, जो चक्र का मंत्र है, अगर अपन वो भी घर में लगा करके रखे तो वो यस, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा उनको। यस, यस, है यस। ना? ओम की क्योंकि चांटिंग मुझे उनको करवाएं। देख के, हाँ, आप मुझे उनको प्रार्थना देख के करवाएं अच्छा ना नहीं लगता है। बच्चों को, ओम की चांटिंग हाँ। करवाएं वहीं पर। तो वो ओम ओके बोलने लग ओके। जाएंगे ना, तो अपने आप ही परिवर्तन आने लगेगा। ओके। ओम की चांटिंग ओ, करवाइए, बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। एंड कौन वेरी भजन नाइस सुनाएगा? दो इन्फॉर्मेशन। लाइन, 2 लाइन भजन कौन सुनाएगा आपके ग्रुप में? मैं सुनाती हूँ आपको भजन। हाँ, सुनाइए। आ,
भज मन राम चरण सुखदाई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लालाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लालाई। सोही चरणन के वट धोई लीने तब हरि नाव चढ़ाई। तब हरि नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। अति सुंदर, रोम रोम खिल गया, बहुत अच्छा जी बच्चा। मैम। ऐसे और प्रैक्टिस करते कोई रहिए, और रोज सुनाना चाहेगा? वाणी में आपके बहुत ही वो है, यस मधुरता। मैम, आप सुनाइए। मैं हेमलता, सुनाऊं और? नहीं। हेमलता जी। नहीं, किसी और को बोल रही है हेमलता जी। जी। हेमलता जी, आपने आज ही बोला था कि मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे भजन पे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है नृत्य भजन करना सुन अच्छा। के। ठीक है, हाँ। किसने हैंड रेज किया है मुझे तो बताइए मास्टर। हनी हनी। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, मैं सुना रही हूँ एक भजन। जी जी, वीडियो सुनाइए। ऑन करेंगे 1 मिनट के लिए, आपकी मधुर शक्ल हाँ भी देख बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल हम। मैम, बिल्कुल मैम। जस्ट अ मोमेंट। या यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा आपको लाइटिंग का थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, इट्स ओके। चलेगा। कोई बात। स्टार्ट करती हूँ मैं। सीताराम 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 कहिए, कहीं जब विधि जाए राम रखे ताहि। राम काई विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। दुख आता छोड़ शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, कितने अच्छा भाव है कि जब अभी जीवन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए समुद्र की धार में, तो भगवान को पाइए, सरेंडर कर दीजिए, है ना। सरेंडर करिए, तभी तो भगवान आपके साथ आए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए मझधार में। और क्या कहा लास्ट में भगवान ने, सेवा करो, है ना। दूसरों के दिलों को अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो। तो जब भजन का गाते हैं, उसके भाव को भी महसूस करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति में इतने अच्छे अच्छे भजन है, अगर हम उसका भाव समझ के इम्प्लीमेंट भी करें ना, तो आधा जीवन हमारा सुधर जाए। पर हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं और छोड़ देते हैं, जो उसने कहा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कितनी बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान तो मेरे साथ है ना, और मेरे जीवन में वो बहुत ही ज्यादा चमत्कार करने। तो करके देखिए, मैं तो करती हूँ हमेशा।
जब मैं बहुत हताश हो जाती हूँ, मेरे कार्य नहीं होते, कोई मेहमान आने वाले, तो मैं सारा भार भगवान पर छोड़ देती हूँ। तो इतनी जल्दी कार्य होने लग जाते हैं ना। तो करके देखना है इसको वाकई में कि भगवान आपके साथ है कि नहीं। तो आपके अंदर एकदम से वो पावर जागृत हो जाएगी और आप सभी कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज किस किस ने प्रश्नों के उत्तर लिखे और कुछ इंट्रोस्पेक्शन किया, कुछ बदलाव आया, शब्द लिखे या कोई घटना याद आई, या आज से आप सोचेंगे कि उन रिश्तों में फिर से मिठास भरने के लिए जिनके वजह से आपकी दरार आई हो। ऐसा कुछ इंसिडेंट किसी को याद आया जो आपने जर्नलिंग में लिखा हो या इंट्रोस्पेक्ट किया हो, शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्टर, किस तरह आप इस वाणी का उपयोग करेंगे, वो 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखें। आप क्या करेंगे ऐसे संसार में जैसे लोगों का बदलाव आएगा। क्या आप स्पीच बोलेंगे, भजन गाएंगे, किस तरह अपने वाणी से लोगों के दिलों में प्रभाव लाएंगे। आज आपको ये चिंतन मनन करना था, तो किया आप लोगों ने। कोई एक है जो शेयरिंग करना चाहता है, कुछ लिखा आपने या कुछ याद आया आपको। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं हमारे घर में मंदिर है और हम लोग भजन गाते हैं। जब हम बैठते हैं साथ में तो हम भजन भी गाते हैं। और मैं पहले मैं बोलने में बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। बट जब से मैंने भजन गाना स्टार्ट किया, जब से मेरी वॉइस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, सो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। पहले वेरी ऐसा नहीं था मेरे साथ। पहले मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करती थी और अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं आराम से बोल लेती हूँ। अगर कोई मुझे किसी विषय पर बोलने के लिए कह दे और मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लूँ, तो फिर मैं आराम से उसको एक्सप्रेस भी कर लेती हूँ ये वेरी चीज गुड। आपको अपनी पीठ थपथपाने चाहिए। थैंक यू। का। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। वेरी गुड। आपके अंदर इतना बदलाव आया कि आप कल यहाँ से थी, आज एक और पायदान आपने चढ़ लिया। वेरी गुड। यही तो चीजें हैं, हमें अपने आप में जो जब ध्यान करने लग जाता है ये जागरूक हो जाता है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है। और कोई, कुछ भी किसी ने लिखा नहीं, कुछ शेयर करना हो तो। एक कल भी भी मैम प्रश्न का आने वाली उत्तर है, नहीं आज नहीं लिखा। लिखा तो कल तक याद याद करके लिख लीजिए। कल भी मैम का ही सेशन रहेगा, और जो आज नहीं लिख पाए हैं वो कल लिख के और याद करके आए। सबसे पहले मैम ने वही पूछना है, रिवीजन होमवर्क किया या नहीं किया। कल तो अवचेतन मन है। जी। चलिए एंड करें सेशन, कि कोई कुछ यस और मैम। बोलना चाहता है। मास्टर कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आभार प्रकट करेंगे। यस मास्टर, थैंक यू। अंजना जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, और बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद आपको। थैंक इतनी सुंदर अभी सातों चक्रों के बारे में डिटेलिंग हुई है, लेकिन जो आज आपने बताया उतनी डिटेलिंग अभी तक नहीं हुई। बहुत यू। ही अच्छा, डिफरेंट। गुड। हाँ थैंक मैंने यू। रिसर्च करके लिखा, मैं यही तो बोल रही हूँ। या थैंक यू मैम, बहुत बहुत रिसर्च किया सुंदर। मैंने। बहुत। क्या क्या ठीक है। हो सकता है वाणी से रिलेटेड, सब चीजों का मैंने जी, समागम करने की मतलब बहुत कोशिश की, डीपली भजन आपने मंत्र बहुत कुछ है मतलब इसमें। बहुत डीपली आपने बताया। और हमारे यहाँ पे जो ध्यानी है, इनका क्वेश्चन भी था 2-3 दिन पहले कि विशुद्धि चक्कर रह गया, उसके बारे में नहीं बताया गया। मैंने कहा वो मैम आएंगी, विशुद्धि चक्कर के बारे में डिटेलिंग करेंगी, तो उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी सुंदर जानकारी दी। तो मास्टर सभी को धन्यवाद हमारे साथ ध्यान ध्यान में बने रहने के लिए। और आज के लिए शुभ रात्रि सभी को।